वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट गोल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की क्लास में हम नेक्स्ट आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमने बीमीय विधि के उपयोग देख लिए थे। बीमीय विधि से सूत्र स्थापित करना, सत्यता की जांच करना, होमोजेनिटी ऑफ एनी इक्वेशन की, किसी भी इक्वेशन की जो होमोजेनिटी है उसकी सत्यता की किस तरह से जांच की जाती है वो भी देख ली थी, और एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना भी देख लिया था। आज की क्लास में मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको। क्या एक मैं यहां पे एक क्वेश्चन लिखूंगा, क्या वो बीमीय विधि से करेक्ट होगी कि एक इक्वेशन, जैसे हम बात करते हैं गति की तीसरी समीकरण की, तो गति की तीसरी समीकरण होती है v² माइनस u² 2as, ये होती है गति का तीसरा समीकरण। कब? जब एक समान त्वरित गति हो। तो क्या ये लिखा गया है वो बीमीय विधि से ये सूत्र लिखा गया है, ये करेक्ट होगा या नहीं होगा, ये चेक करना है। तो इसको हम बीमीय विधि से चेक करेंगे। अगर ये करेक्ट मिल गया तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सूत्र की कोई भी समीकरण बनता है वो तभी समीकरण पॉसिबल होगा जब वो बीमीय विधि से भी करेक्ट होगा। तो चेक करते हैं। देखो गाइस, v है वो क्या है? अंतिम वेग। तो वेग की विमा, अब इसको चेक कर रहे हैं तो चेक करने के लिए इसकी सत्यता की जांच करनी होगी, एलएचएस और आरएचएस। एलएचएस में देखें तो दो राशियां हैं वो योगफल के रूप में। अब योगफल के रूप में कब हो सकती है? योगफल के रूप में दो राशियां तभी पॉसिबल है जब उनकी बीमीय सूत्र भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इन दोनों की विमाएं बराबर होनी चाहिए। तो ये वेग है, v है वेलोसिटी, और कौन सी वेलोसिटी है? फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी की बात करें, फाइनल वेलोसिटी की विमा कितनी होती है? तो इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, मतलब L1t-1, ये इसका बीमीय सूत्र होगा। तो इसकी स्क्वायर लेंगे तो कितना बन जाएगा? L2t-2, यही आएगा। अब हम बात करें इनिशियल वेलोसिटी की। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? इनिशियल वेलोसिटी है u, तो u के लिए भी वेलोसिटी का मात्रक तो यही होता है L2t-2, सेम आ जाएगा क्योंकि यही रहेगा, इसकी स्क्वायर करेंगे सेम। दोनों का बीमीय सूत्र बराबर है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है। अब इन दोनों से इसको भी क्रॉस चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल है। तो यहां पे आरएचएस में देखें तो आरएचएस में एक नाम है 2as यहां पे। तो ये जो गणितीय मान होता है, गणितीय मान या संख्यात्मक मान या कोई भी नियतांक होता है, इसकी बीमीय विधि से बीमा के बारे में इसकी कोई जानकारी नहीं होती है क्योंकि इनकी बीमा डिसाइड नहीं होती। बीमा सिर्फ उन्हीं राशियों की डिसाइड होती है जो भौतिक राशियां होती है और जिनके बारे में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो मूल भौतिक राशियां हो या व्युत्पन्न राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी है। तो इसका कोई भी मान नहीं होगा। इन दो की बात करें, ये त्वरण होगा तो त्वरण का बीमीय सूत्र क्या होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा L1t-2, क्योंकि ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो मीटर के लिए L1, सेकंड के लिए t2 लिखेंगे, ऊपर आके -2 हो जाएगा इनटू में। अब यहां पे देखो ये क्या है? s विस्थापन, तो विस्थापन के लिए होगा L1। तो देखो L1 * L1, 1 + 1 कितना हो गया? 2, तो इसका बीमीय सूत्र बनेगा L2t-2। अब देखो ये दोनों इनके योगफल या व्यवकलन के रूप में कब पॉसिबल है? जब इनका बीमीय सूत्र बराबर हो। यहां से दोनों के बराबर आ रहे हैं तो ये राशि हो सकती है। अब ये 2as के बराबर कब होंगी? तो जब दो राशियां बराबर होती है तो उनकी बीमीय विधि से उनकी सत्यता की जांच करते हैं तो उनकी बीमा भी क्या होगी? बराबर। तो ये देखो तीनों की बीमाएं बराबर आ रही है, इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा क्या होगा? पॉसिबल होगा। तो इस तरीके से हम कोई भी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं एक और क्वेश्चन लेके बताता हूँ कि किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन की बात करते हैं। एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा धारा प्रतिरोध व समय पर निर्भर करती है। देखो किन किन बातों पर निर्भर कर रही है? विद्युत धारा पर, प्रतिरोध पर और समय, तीनों बातों पर निर्भर कर रही है। तो हमें उस हीट का, उत्पन्न ऊष्मा का हमें फॉर्मूला, मतलब उसका सूत्र स्थापित करना है, और हमें ये दे रखा है कि प्रतिरोध का जो बीमीय सूत्र है ये दे रखा है। अब यहाँ पे देखो सोचने वाली एक बात है, क्योंकि इस बीमीय सूत्र में I दे रखा है और I किसी में होता ही नहीं। अगर मूल भौतिक राशियां देखें तो I टर्म्स होती है विद्युत धारा की, और विद्युत धारा को किससे लिखते हैं? कैपिटल A से लिखते हैं। तो यहाँ पे I की फॉर्म में दिया है। तो ध्यान रखना, जो राशि जिस फॉर्म में देता है हमें क्वेश्चन में, तो हमें उसी फॉर्म में रखना है, हम अपने हिसाब से बदल नहीं सकते। ध्यान में रखना। पहली बात, ये क्वेश्चन तभी मैं करवा रहा हूं कि कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि त्वरण को F लिख देता है, कि त्वरण को F लिख दिया, आवर्ती को A लिख दिया, और उस हिसाब से ही करना है। तो उस हिसाब से ही हमें, जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है वैसे ही उसको हैंडल करना होगा। तो इसको इसी
अब देखो हीट दे रखी है, हीट है वो किसके समानुपाती है, किस पे निर्भर कर रही है, धारा पे। तो I की पावर a ले लो, प्रतिरोध R की पावर b ले लो और समय T की पावर c ले लो, इन पे निर्भर कर रही है। क्लियर? उष्मा, तो उष्मा एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है, और ऊर्जा का विमीय सूत्र है। ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होगा, इसका विमीय सूत्र ऊर्जा जूल, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है जूल, और जूल बराबर क्या होता है बल गुणा विस्थापन। किया गया कार्य ही तो वो इसमें बदलेगा, ऊर्जा के रूप में होता है, तो बल गुणा विस्थापन करेंगे तो इसका जो विमीय सूत्र होता है यहां से क्या निकल के आता है, इसका आता है m1L2T-2, ये आता है ऊर्जा का हीट समानुपाती I विद्युत धारा। देखो यहां पे विद्युत धारा को I से लिखा गया है, तो इसको I से ही लिखना, I की पावर a, ठीक है। R की विमान में दे रखी है, तो m1L2T-2 I-2 और T-3 की पावर कितनी हो जाएगी b, इनटू में इसके साथ में t समय T1 की पावर कितनी हो जाएगी c। तो यहां से हम करेंगे, अब इनको देख लेते हैं। तो LHS में एक साइड है m1L2T-2 और यहां पे RHS में करें तो m की पावर कितनी हो जाएगी b। देखो इसको इससे गुणा कर देंगे तो m की पावर b और कहीं m नहीं है। फिर l की पावर देखें तो 2b यहां पे और कहीं पर भी नहीं है, तो ये हो जाएगी 2b। अब हम बात करते हैं I में, तो I में देखो I की पावर एक तो ये रही और यहां से -a 2b और t की पावर कितनी हो जाएगी -3b प्लस में c, ये यहां से निकल के आएगी। अब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो b का मान कितना है, देखो b का मान 1 आ जाएगा, m की तुलना करेंगे, l से तुलना करेंगे तो ये 2b का मान कितना है 2, तो b का मान 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब t से तुलना करें तो -2 किसके बराबर होगा, -3b प्लस में c। तो b की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा -3 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा +3 में से दोगे तो c का मान भी कितना आ जाएगा 1। क्लियर? अब हमें a की वैल्यू चाहिए, तो इधर देखो i नहीं है लेकिन इधर i की फॉर्म है, तो i नहीं है तो इधर हम i लगा के उसकी पावर कितनी कर दें 0, क्योंकि किसी भी राशि की पावर 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, और 1 को किसी भी संख्यात्मक मान से या गुणा करेंगे तो वो उतना ही आता है। तो क्यों नहीं इधर i की 0 कर दे, तो हम यहां से लिख सकते हैं 0 बराबर होगा a - 2b। तो यहां से a का मान किसके बराबर आ रहा है 2b और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, b का मान 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो यहां से अब हमारा जो फार्मूला बन के आएगा वो क्या आएगा, h = समानुपाती को हटा देंगे तो k, I की पावर कितनी 2, ये लो I² R की पावर 1 और ये T की पावर 1, तो ये आ जाएगा H समानुपाती होगी I² RT, और यही होता है हीट का फॉर्मूला। किसी भी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा होगी वो यही होती है I² RT। अब यहां से हमें शक्ति निकालनी है तो T को इधर ले जाओ, इसके अपॉन में आ जाएगा, तो H/T वही क्या हो जाएगी शक्ति, और शक्ति कितनी होती है I²। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। अब यहां पर विमीय विधि में मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, कुछ इसकी सीमाएं होती हैं। विमीय विधि की सीमाएं कि हम विमीय विधि की सहायता से क्या क्या नहीं कर सकते, उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां पे देखो इनकी सीमाएं बता रहा हूं, लिमिटेशंस क्या होंगी विमीय विधि की। अगर हम बात करें इसकी लिमिटेशंस की, सीमाएं मतलब इसका प्रतिबंधित कि हम क्या क्या नहीं कर सकते इस विधि द्वारा, विमीय विधि द्वारा। सबसे पहली बात, विमीय विधि द्वारा किसी भी चर राशि, कोई भी हमें चर राशि कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है या नियतांक दे रखा है, या फिर इसके अलावा लोग इनकी वैल्यूज दे रखी है या कोई भी गणितीय वैल्यू, इनके बारे में कोई भी हम टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी कोई विमाई नहीं होती है, इनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, यदि किसी फॉर्मूले में या किसी समीकरण में चर घातांकी फंक्शन हो, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की फॉर्म में, लोगरिथमिक लोग की फॉर्म में फंक्शन हो, या फिर त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कोस टेन कोट, इनके बारे में कोई फंक्शन अगर कोई फॉर्मूले में डिसाइड हो तो उसका भी विमीय विधि से सत्यता की जांच नहीं की जा सकती। सबसे मोटी बात यह है कि इसकी सत्यता की जांच इन फंक्शन की नहीं की जा सकती, किसके द्वारा विमीय विधि के द्वारा। तीसरा पॉइंट, कोई भी भौतिक राशि सदिश है या अदिश है, सदिश या अदिश, इसकी जानकारी विमीय विधि के द्वारा नहीं मिलती कि कोई भी राशि सदिश होगी या अदिश होगी, इसके बारे में कोई भी जानकारी विमीय विधि नहीं देती। अगला पॉइंट
होगा तो वो क्या होगा, ये लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। यदि किसी भौतिक राशि में तीन राशियां हैं, तीन राशियां मतलब तीन अननोन विमाएं हैं, जैसे जहां तक हम बात करें मूल भौतिक राशि की बात करूंगी, मूल भौतिक राशियां कौन कौन सी होती है, तीन होती है, जबकि मूल मात्रक कितने होते हैं, 7। ठीक है, मूल भौतिक राशियों में आती है द्रव्यमान, लंबाई और समय, एनर्जी। इन तीन राशियों की विमा डिसाइड की जा सकती है, तीन तक विमाएं डिसाइड कर सकते हैं। अगर चौथी कोई राशि अन्य आ गई तो उसकी विमाओं के लिए हमें 4 समीकरण बनेंगे और 4 समीकरणों के द्वारा चौथी राशि की विमा हम इसके द्वारा डिसाइड करना संभव नहीं होगा। कौन सी, विमीय विधि के द्वारा। तो ये कुछ 4 लिमिटेशंस थी, इन पे हमें देखना है, हमें काम करना है, इनको ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। तो ये विमीय विधि आपकी इस लेक्चर के बाद में कंप्लीट होगी। हमने 3 लेक्चर में पूरा विमा, इसके बारे में किस तरह से डिसाइड होगी, कैसे हम इसके फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, वो देख चुके हैं और यहां से हम कर सकते हैं। अब विमाओं पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो क्वेश्चन का सेगमेंट हम लेते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चंस। देखना हमारे सामने 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चनों को हम एक एक करके सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, s बराबर a + bt + ct स्क्वायर, जहां पे हमें s और t मीटर में दे रखा है, विस्थापन और t दे रखा है और सेकंड में दे रखा है समय। तो c का मात्रक क्या होगा वो पूछा है। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, मैंने बताया कि दो राशियां जब योगफल के रूप में हो तो योगफल के रूप में तभी हो सकती है जब उनकी विमाएं परस्पर क्या होंगी, बराबर। मतलब इसकी विमा इसके बराबर होगी और इसके भी बराबर होगी, और इन तीनों के योगफल की विमा भी अलग अलग राशियों के योगफल के बराबर होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका मात्रक होगा वो डायरेक्ट ct स्क्वायर के बराबर कर दे। तो s का मात्रक क्या होगा, s का मात्रक बराबर हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, ct स्क्वायर के बराबर, ct स्क्वायर के मात्रक के बराबर होगा। तो देखो s को क्या लिखते हैं, मीटर बराबर c, ऐसा कैसा छोड़ दे, इसको क्या लिख देंगे, सेकंड के स्क्वायर, नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो c का ऑप्शन बन जाएगा, c का मात्रक हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, डायरेक्ट ऐसे करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेग समीकरण में दे रखा है v बराबर at + b अपॉन में t + c। तो a b c की विमाएं पूछी। अब देखना दो राशियां हैं, ये राशि जो दे रखी है वो योगफल के रूप में भी है और योगफल के अलावा भागफल के रूप में भी है। तो v दे रखा है, वो वेग दे रखा है, वेग समीकरण। अब ध्यान से देखना वेग की विमा क्या होती है, वेग की विमा होती है मीटर प्रति सेकंड, मतलब L1 t - 1, ये तो यहां से हो जाएगी। at + b, ये दो राशियां कब योगफल के रूप में हो सकती है, हम ये कह सकते हैं कि at की विमा किसके बराबर होगी, b के बराबर। तो यहां से ये लिखा जा सकता है कि at की विमा बराबर होगी b की विमा, ये हम डायरेक्ट यहां से पता लगा सकते हैं। अब यहां पर दो अननोन है हमारे पास, एक तो a अननोन है और एक b अननोन है। तो दोनों को हम अननोन को कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं, हम इसमें चले तो नीचे वाले में चलेंगे कि ये है t + c, ये कब बराबर हो सकती है, जब t की विमा किसके बराबर होगी, c की विमा के बराबर। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि c की विमा किसके बराबर होगी, सेकंड के बराबर होगी। तो c की विमा बराबर होगी सेकंड और t1, ये आ जाएगी। तो c का मान आ जाएगा t1, बाकी a और b का मान हमें निकालना है। तो देखो इसमें ऑप्शन में जाओ, c की वैल्यू यहां पे lt2 l दे रखा है, t2 t दे रखी है, a की ऑप्शन दे रखा है, इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन जो होगा वो हमारा आंसर राइट होगा। कैसे, एक से भी चेक कर सकते हैं। अब a व b से हम डिसाइड ही नहीं कर सकते, a व b कब होगा, तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि at की विमा बराबर होगी b की विमा, और ये दोनों योगफल के रूप में, तो योगफल के रूप में होगी तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी विमा क्या वेग के बराबर होगी, नहीं, वेग की विमा इसकी विमा अपॉन में इसकी विमा के, मतलब इन दोनों की विमाओं का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, वेग की विमा के बराबर होगा। तो चलो एक तो ऑप्शन से डायरेक्ट मिल गया और निकाल के बताते हैं कैसे करेंगे। तो v की विमा को करते हैं यहां से, तो ये लिख सकते हैं हम वेग की विमा बराबर होगी किसकी विमा, इन दोनों की योग की विमा। इन दोनों के योग की विमा या तो at की विमा के बराबर होगी या फिर b की विमा के बराबर, मतलब इनकी अलग अलग विमाएं इनके योगफल के बराबर होगी। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं b की विमा, क्यों, क्योंकि योग की विमा भी उसके बराबर होगी, अपॉन c की विमा और t की विमा, इन दोनों की योगफल की विमा भी इनकी अलग अलग विमाओं के बराबर होगी। तो इसकी विमा तो सेकंड है ही है, तो इसकी विमा कितनी आएगी, t1। अब इसकी विमा कितनी होती है, L1 t - 1, और ये इधर आएगा गुणा में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, t में t1। तो यहां से देखो t1 और -1 0, तो L1 किसकी
बीमा आ रही है बी की, तो देखो इसकी तो टी और इसकी L1, अब ए की चाहिए हमें, तो AT की बीमा बराबर कर देंगे बी की बीमा। चलो इससे करते हैं, तो AT A इंटू में T की बीमा T1 बराबर इसकी बीमा कितनी है L1, ये उधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, सॉरी ये B की बीमा L1 होगी, ठीक है, उधर जाएगा तो इसमें रहेगा अपॉन में और ऊपर जाएगा माइनस, तो L1 T माइनस 1, ये यहां से ये ऑप्शन गलत है, T माइनस 1 होगा यहाँ, क्लियर, T माइनस 1, तो यहां से 80 स्क्वायर नहीं 80 सही है, A इज इक्वल्स टू L1 अपॉन में T1, तो ऊपर जाके माइनस 1 बन जाएगा, क्लियर है, थर्ड ऑप्शन आएगा हमारा आंसर सही। इसमें जाते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है सूत्र स्थापित करने वाला, तो सूत्र स्थापित में हमें दे रखा है GCH, ये प्रकाश का वेग है, ये प्लांक नियतांक और ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, ये तीनों इस पर निर्भर करते हैं इस प्रकार, क्यों, तो इसमें और Q की विमा किसके बराबर है, लंबाई की विमा के बराबर, तो x y z की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो चलो देखते हैं x y z कैसे आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यही है, बहुत फटाफट करना है आपको, मतलब ये मान के चलना कि आपके पास में टाइम नहीं होता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपके पास, एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट भी नहीं लगानी है, मात्र 30 सेकंड में सोल्व करना है, तो फटाफट करते हैं। यहां से देखो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, क्योंकि इसकी विमा कितनी होगी L1, ये हो गई समानुपाती। अब देखो ये है G, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, तो इसका मात्रक कहां से निकालेंगे, गुरुत्वाकर्षण का जो गुरुत्वाकर्षण पद होता है वो क्या होता है, F बराबर होगा Gm² अपॉन में Gm1 m2 अपॉन में r², इधर लेके जाएंगे तो न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन में kg² हो जाएगा, यहां से G का मान और इसका b में सूत्र लिखेंगे तो इसका होता है m1 L1 t-2 न्यूटन का इनटू में L2 अपॉन में m2, ये आ जाएगा G का मान। तो देखो इसका b में सूत्र लिखते हैं, यहां से कितना होगा m की पावर 2 माइनस 2 ऊपर आ जाएगी, कितनी हो जाएगी -1, L की कितनी हो जाएगी 2 रे कितनी हो गई 3, L3 और t की पावर कितनी होगी -2 अक्स। अब लेते हैं किसकी, प्रकाश के वेग c की, तो प्रकाश का वेग होता है मीटर प्रति सेकंड, L1 t-1, इसकी कितनी हो जाएगी y इनटू में h, h होता है प्लांक नियतांक, और प्लांक नियतांक कितना होता है, प्लांक नियतांक h होता है, इसका मान होता है 6.62 गुणा 10 की घात -34 और मात्रक होता है जूल इनटू सेकंड, ये ध्यान में रखना, मात्रक क्या होता है जूल इनटू सेकंड, तो इसका b में सूत्र लिखते हैं, जूल का कितना होता है m1 L2 t-2, t-2 इनटू में सेकंड और लेना है तो t1 और आ जाएगा, इसका मतलब t1 आएगा, तो यहां से ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो गया z हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं इसका, देखो दोनों साइड तुलना करते हैं, तो m की पावर कितनी इधर 0, m की पावर 0 इधर कितनी हो जाएगी -x है और इधर से +z, यहां से एक बात समझ में आ रही है, x की वैल्यू किसके बराबर होगी z के बराबर, तो ऑप्शन में चेक कर लेना, एक तो क्रॉस ऑप्शन चेक करना ये है कि x की वैल्यू z के बराबर होगी, वही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, बाकी ऑप्शन आपको क्या करने हैं एलिमिनेट करने हैं, हटा देने हैं, तो एक तो ये वहां से ऑप्शन पता लग जाएंगे। इसके बाद में थर्ड पे आ जाओ, देखो L को छोड़ो T पे आते हैं, तो T की भी इधर 0 है, T के लिए करते हैं, तो T के लिए 0 इधर कितनी होगी माइनस में 2x, इधर कितनी है माइनस में y और इधर कितनी है माइनस में z, तो यहां से कुछ पता नहीं चल रहा, x की वैल्यू z के बराबर कर रहे हैं, तो चलो इसकी जगह x लिख देंगे, x लिखेंगे तो कितना आ जाएगा -2x माइनस y माइनस x, तो ये हो जाएगा माइनस, यहां से समझ में आ रहा है, इधर y ले आते हैं, बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 3x, तो y की वैल्यू आ रही है -3x के बराबर, क्लियर है, यहां से -3x, ठीक है, -2x माइनस x -3x हो गई, ठीक है। चलो इस पे चलते हैं n वाले पे, तो इधर वैल्यू कितनी है 1 और इधर से कितनी हो जाएगी 3x, l की वैल्यू इधर प्लस में y और इधर से कितनी हो जाएगी प्लस में 2z। अब देखो y की वैल्यू रख सकते हैं माइनस में 3x, ये माइनस में 3x रख दी, चलो 1 इज इक्वल्स टू 3x माइनस में 3x प्लस में 2z, माइनस 3x प्लस 3x कैंसिल, 2z, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, या अब y की वैल्यू निकालनी है, यहां पे रख दो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2, सीधी सी बात है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं कि इक्वेशन को इक्वल करके निकालेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, z की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू आ जाएगी -3/2, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम यहां तक इतनी बातें करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जब कल पढ़ेंगे तो कल मैं आपको त्रुटियों के बारे में बताऊंगा, त्रुटियों का पूरा कंप्लीट लेक्चर
कॉन्सेप्ट होंगे, फिर उसके क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे उनके बारे में देखेंगे, और फिर नेक्स्ट हमारा एक सेक्शन लेंगे हम कि किस तरीके से हम स्क्रू गेज और एक वर्नियर कैलिपर्स दोनों से मापन कैसे करते हैं, उनमें त्रुटियां कैसे निकालते हैं वो। तो हमारे ये लेक्चर होंगे फर्स्ट लेक्चर में। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैंने इस लेक्चर में लिखा है फिजिक्स गोल, हर लेक्चर में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हैशटैग फिजिक्स गोल। यूट्यूब पर आप सर्च में हैशटैग फिजिक्स गोल लिखोगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आप मेरे वीडियो पे पहुंच जाओगे, आपको मेरे वीडियो पे डायरेक्ट लेके जाएगा ये हैशटैग फिजिक्स गोल। आप इंग्लिश के सेक्शन को भी देख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश गोल लगाओगे हैशटैग इंग्लिश गोल तो आप इंग्लिश के वीडियो पे मिले, इंग्लिश के वीडियो पे पहुंच जाओगे। तो आप इसी के साथ वीडियो को क्लोज करते हैं आज यहीं पे, तो आप देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और पूरा एंड तक देखना है आपको वीडियो। थैंक यू।